मैं अनुज कुमार। आप सभी को पिछले 3 क्लास मैंने पढ़ा रखा है, क्या बोलते हैं, पढ़ा रखा है प्राचीन इतिहास के बारे में। आज हम चौथी क्लास प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। हमारा चौथा क्लास है प्राचीन भारत का इतिहास। इसमें हम मगध राज्य के उत्कर्ष के बारे में पढ़ रहे थे। मगध राज्य के उत्कर्ष में अंतिम वंश नंद वंश के बारे में हमने पढ़ रखा था। और नंद वंश को बसाया कौन था? महापधा नंद। और नंद वंश का अंतिम राजा हुआ घनानंद, जो कि बड़ा क्रूर था, अत्याचारी था, बहुत क्रूर और अत्याचारी, और ये अपने साम्राज्य के लोगों को बहुत परेशान करता था। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद घनानंद को युद्ध में पराजित कर देते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। और नंद वंश के बाद आता है मौर्य वंश। तो मौर्य वंश के पढ़ने से पहले आपको ज्ञात होगा कि पिछले क्लास में हमने एक लाइन बोला था, एक चीज़ बताया था कि ये जो क्या बोलते हैं, ये जो घनानंद था, घनानंद जो कि नंद वंश का अंतिम राजा है। घनानंद नंद वंश का अंतिम राजा है। और यह क्या बोलते हैं, ये सिकंदर का समकालीन था। तात्पर्य इस लाइन से ये है कि घनानंद सिकंदर का समकालीन था, अर्थात जब सिकंदर हमारे भारत राज्य को विजय होने के व्यू से जब आया था, तो इसी टाइमिंग ये घनानंद मगध पे शासन कर रहा था। घनानंद कहाँ शासन कर रहा था? मगध पे शासन करता। और नंद वंश का यह अंतिम राजा हुआ जो मगध पे शासन कर रहा था। यह सिकंदर का समकालीन था। थोड़ा सा हम चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल स्टार्ट करने से पहले, उसके प्रारंभ से पहले थोड़ा सा हम सिकंदर के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि घनानंद किसका समकालीन था? घनानंद जब शासन कर रहा था उसी समय हमारे देश में सिकंदर नाम का ये जो आता है, और हमारे देश को विजयी होने के व्यू से इसका मेन एस्पेक्ट होता है कि हमें विश्व विजयी होना है, विश्व को जीतना है। इसी व्यू से वह आता है भारत देश में और यहाँ पे चढ़ाई करता है। सिकंदर के बारे में पढ़ते हैं। घनानंद, महापदानंद, नंद वंश का संस्थापक महापदानंद, और इसका अंतिम राजा हुआ घनानंद, जो कि बहुत क्रूर था, अत्याचारी था। इसके अत्याचार को दूर करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं, और इनकी सहायता बखूबी बहुत अच्छे संग से सहायता करते हैं। कौन? कौटिल्य जी, विष्णुगुप्त जी ना, जिनको हम चाणक्य कहते हैं, उन बहुत सहायता करते हैं, हेल्प करते, पढ़ाते लिखाते, शिक्षा दीक्षा हर तरह की पढ़ाई व्यवस्था देते हैं। तब उन्हें ढालते हैं एक राजा बनने के लायक, शासक बनने के लायक। तो घनानंद को युद्ध में पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य आएंगे शासन करने। लेकिन जिस समय यह घनानंद शासन कर रहा था, ठीक उसी समय घनानंद सिकंदर का समकालीन था। कहानी ये है कि जब घनानंद राज कर रहा था मगध पे, उस समय सिकंदर हमारे देश में चढ़ाई करने आया। तो कौटिल्य जी यानी कि चाणक्य जी ने वो क्या बोलते हैं, महाराजा घनानंद को जाके अवगत कराया कि देश की ऐसी स्थिति है, आप एक अखंड भारत को बनाइए। लेकिन उन्हें यह बड़ा बेइज्जती करके अपमानित करके महल से निकाल देता है। तो उसी टाइम ये एक कसम खाते हैं, या फिर ये चीज़ मन में ठान लेते हैं कि जब तक तुम्हारे राज्य का विनाश नहीं करेंगे और एक नए शासक को जब तक स्थापित नहीं करेंगे, तब तक हम अपनी बाल को यानी कि शिखा को नहीं बांधेंगे। ऐसा उनका प्रण होता है। तो उसी के बाद घनानंद के बाद आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य को हम ये सिकंदर के ठीक बात पढ़ेंगे। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि सिकंदर जब आया घनानंद के समय, तो ये क्या किया, इसके बारे में क्या था, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या वनडे एग्जाम में आपको 1-2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। देखिएगा, सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ। सिकंदर का जन्म कब हुआ? 356 ईसा पूर्व में हुआ। और इसके पिताजी का नाम फिलिप था। क्या नाम था? फिलिप। और ये फिलिप जो था, सिकंदर का जन्म 356 में हुआ। इसके पिताजी का नाम फिलिप था, जो कि मकदूनिया का शासक था। कहाँ का शासक था? मकदूनिया का शासक था। फिलिप 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना। कहाँ का शासक बना? मकदूनिया। जैसे भारत देश है, उस तरह से मकदूनिया एक साम्राज्य था, देश था। तो उसका शासक कौन था? ये। और सिकंदर का पिता फिलिप, नाम क्या है? फिलिप। कहाँ का शासक था? तो मकदूनिया का यह शासक था। ठीक है। फिलिप की हत्या यानी कि सिकंदर के पिता फिलिप की हत्या 329 ईसा पूर्व में हो जाती है। हत्या कर दी जाती है। ये मृत्यु से नहीं मरता है, इसकी हत्या हो जाती है। अरस्तु जो है, अरस्तु का नाम सुने होंगे, विज्ञान, ये एरिस्टोटल अंग्रेजी में बोला जाता है। अरस्तु फिलोसोफर भी हैं, अरस्तु साइकोलॉजिस्ट भी हैं, मनोवैज्ञानिक भी हैं, साइंटिस्ट भी हैं। अरस्तु का ही चेला था सिकंदर। देखिए, सिकंदर ऐसे ही अपने आप को बड़ा क्या बोलते हैं, अव्वल दर्जे का घोषित नहीं किया और अपने
चंद दिनों में इतिहास में अपना नाम छाप के चला गया। सिकंदर किसका चेला था? सिकंदर अरस्तु का चेला था। और अरस्तु जो कि अपने आप में बड़ा महान ब्रांड आदमी है ना, जो कि क्या बोलते हैं साइंटिस्ट हैं, फिलोसोफर हैं और क्या बोलते हैं साइकोलॉजिस्ट हैं। तो इतने बड़े ज्ञानवान आदमी का जो शिष्य होगा वो भी थोड़ा अपना वर्चस्व फैलाएगा। तो सिकंदर इन्हीं अरस्तु का ही शिष्य था, अरस्तु का चेला था सिकंदर, जो कि आया भारत विजय अभियान से। कब आया? 326 ईसा पूर्व में। डेडलाइन आपको याद रखना है। जन्म हुआ 356 में, जन्म हुआ 356 में, और इसके पिताजी मकदूनिया का शासक बने इसके जन्म के 3 साल बाद 359 में। ठीक है, 359, 3 साल का अंतर है। और हत्या हो गया 329 में। ठीक है, और इनके फिलिप का हत्या हुआ 329 में। अब अरस्तु जो है यानी कि सिकंदर के क्या बोलते हैं गुरु, सिकंदर गुरु, और सिकंदर हो गया क्या बोलते हैं अरस्तु का चेला। भारत विजय अभियान से यह निकला 326 ईसा पूर्व में। 326 ईसा पूर्व में हम देख सकते हैं 356 में जन्म हुआ और 326 में भारत विजय के उद्देश्य से निकला। तो 56 में से 26 माइनस कीजिए, कितना बचेगा? 30 बचेगा। ठीक है, तो यानी कि लगभग 30 वर्षों का अंतराल है ना। तो लगभग 30 वर्षों में तुरंत क्या किया? यह भारत विजय के उद्देश्य से अभियान पर निकला। इसका सेनापति था, इसका देखिए कोई भी लड़ाई होता है, कोई भी शासक हो, चाहे कोई भी जो युद्ध करने जा रहा हो, तो उसका सेनापति होता है जो सेनाओं को डील करता है। तो इसका सेनापति कौन था? इसका सेनापति था सेलुकस निकेटर। ये मुख्य सेनापति था सेलुकस निकेटर। और ये सिकंदर का, ये जो सिकंदर है, सिकंदर का एक और, ये पहला सेनापति हुआ। इसका और एक और सेनापति था। तो उस सेनापति था, उसका नाम था निर्याकस। क्या नाम था? निर्याकस। ये कैसा सेनापति था? तो ये जल सेनापति था, जल सेनापति था। देखिए अब याद रखना बड़ा आसान है, इसके दोनों सेनापतियों का नाम रखना याद है, आसान है। पहला तो सेलुकस निकेटर, आप याद रखिएगा। पहला जो इसका सेनापति था उसका नाम था सेलुकस निकेटर, और दूसरा है निर्याकस। देखिए निर्याकस कैसे याद रखिएगा कि कौन सेनापति था? तो जल सेनापति था। तो जल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? नीर होता है। तो नीर से याद रखेंगे निर्याकस। जल का पर्यायवाची शब्द होता है नीर, और नीर से हो गया निर्याकस। यानी कि सिकंदर का जल सेनापति कौन था? निर्याकस था। ये कभी पूछ लेता है कि सिकंदर का जल सेनापति कौन था, तो हम आंसर बताएंगे उसका निर्याकस। जब सिकंदर भारत देश में विजयी होने के उद्देश्य से आया तो एंट्री किया पंजाब में। कहाँ पर एंट्री किया? पंजाब में। और आप कहीं भी किसी के, मान लीजिए किसी खेत खलिहान को जब लूटने जाइएगा तो वहाँ के जो उसका पहले वाला जो व्यक्ति होगा उससे लड़ना पड़ेगा, तभी जब उसको जीतिएगा तब उसको जीत पाइएगा। तो ये जब आता है पंजाब में, तो पंजाब के उस समय शासक होते हैं कौन? नाम है उनका पोरस। का नाम है? पोरस। पंजाब के शासक होते हैं पोरस। अब पोरस के साथ इसको युद्ध लड़ना पड़ता है। किसको? सिकंदर को। सिकंदर आता है पंजाब के एरिया से, पंजाब तरफ से एंट्री लेता है, और यह इसको पूरा पोरस के साथ युद्ध करना पड़ता है। और इन दोनों के बीच हुए युद्ध, पंजाब के शासक पोरस और सिकंदर के बीच हुए युद्ध। पंजाब के शासक हो गया पोरस vs सिकंदर, यानी कि पोरस और सिकंदर के बीच में जो युद्ध हुआ, इस युद्ध का, इन दोनों के बीच में हुए युद्ध का क्या नाम है? पोरस और जो सिकंदर के बीच में जो युद्ध हुआ, इस हुए युद्ध का नाम है हाइडे स्पीज। हाइडे स्पीज। ठीक, ये हाइडे स्पीज हुआ। हाइडे स्पीज युद्ध को ही झेलम युद्ध भी कहा गया। इसको कुछ कहा गया झेलम युद्ध, क्योंकि यह झेलम नदी के किनारे हुआ था, इसलिए इसको झेलम युद्ध भी कहा गया है। या आपको इतिहास में एक इसका नाम और मिल जाएगा, विस्तता, है ना, विस्तता। तो आप दो याद रखिए, हाइडे स्पीच या झेलम, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट ज़्यादा पूछता है। जैसे कि पंजाब के जो राजा था, जो शासक था पोरस, तो जब ये पंजाब में एंट्री लिया सिकंदर, तो उस समय इसको लड़ा तो उस जो इन दोनों के बीच में जो युद्ध हुआ उसका नाम है हाइडे स्पीच। अच्छा, युद्ध का नाम कैसे याद रहेगा? तो इसके लिए हम एक शॉर्ट मेथड बता रहे हैं। जैसे पंजाब के राजा तो हुआ पोरस, जो शासक था वहाँ के, जिस समय सिकंदर आया, तो सिकंदर आया हाई वोल्टेज में। ठीक है, कैसे आया? हाई वोल्टेज में। और हाई वोल्टेज में आया और लड़ दिया कौन सा युद्ध? हाइडे स्पीच। मतलब हाई, मतलब एकदम एनर्जेटिक मन से आया कि एकदम भारत को जीत लेना है। हाई वोल्टेज से आया, तो आप याद रखिएगा हाई से हाइडे स्पीच। युद्ध का क्या नाम था? हाइडे स्पीच। पोरस और सिकंदर के बीच हुए युद्ध को हाइडे स्पीच नाम दिया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
ये जो सिकंदर है, तो सिकंदर के जो सेना लोग था, इसके साथ शामिल हुआ, लड़ाई में भागीदारी निभाया, आगे बढ़ा। लेकिन इसका सेना जब पहुंचा ब्यास नदी के पश्चिमी तट पे, पंजाब में झेलम नदी के बाद ब्यास नदी के झेलम नदी पहला युद्ध हुआ, अब इन लोग ब्यास नदी तक बढ़ा। तो सिकंदर का सेना, जो जितने भी इसके आर्मी थे, सेना थे, ये सेना ब्यास नदी के पश्चिमी तट तक तो गए, लेकिन उसके बाद जाने से कर दिया इनकार कि अब हम, इन लोगों की सेना ही बोल दिया कि अब हम आगे नहीं जाएंगे। अब आप बताइए कि अगर किसी राजा का, चाहे किसी भी एक इंडिविजुअल व्यक्ति का जो सपोर्टर है, अगर वही साथ छोड़ दे तो जीत पाएगा? नहीं जीत पाएगा। यही हाल हुआ इसके साथ। किसके साथ? सिकंदर के साथ। सिकंदर का जो सेना था, यही ब्यास नदी पे जाने के बाद, ब्यास नदी के पश्चिमी तट तक पहुंचने के बाद इनकार कर दिया कि हम लोग अब आगे नहीं जाएंगे। तब ये क्या करेगा बताइए? आया था, क्या बोलते हैं, 326 माइल था, मात्र 3 साल तक ये इसका कार्यक्रम चला यहाँ पे, है ना। सॉरी 326 में आया था, एक साल के अंतर्गत सेना ब्यास नदी के पश्चिमी तट से इनकार कर दी, कभी इसका आगे हम नहीं जाएंगे। तो मात्र एक साल में सिकंदर स्थल मार्ग के द्वारा, स्थल मार्ग माने बाई रोड, है ना, स्थल मार्ग हम बोल सकते हैं बाई रोड, यानी कि स्थल मार्ग से क्या हो गया, ये अपने देश मकदूनिया लौट गया। 325 ईसा पूर्व में स्थल मार्ग के जरिए ये सिकंदर अपने देश लौट गया। इसका मृत्यु हो गया। इसका मृत्यु कब हुआ? 323 ईसा पूर्व में हुआ। 323 ईसा पूर्व में हुआ, और उस समय इसका एज था 33 वर्ष, यानी कि मात्र 33 साल की उम्र में यह इस दुनिया से विदा हो गया। लेकिन इसके बारे में आज हम पढ़ते हैं, क्योंकि ऐसा एक्टिविटी, ऐसा क्रियाकलाप, ऐसी चीज़ें यह छोड़ के गया है, जैसा नाम छाप के गया है, जिसके चलते आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसके लिए कुछ क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। जैसे इसका मृत्यु होगा 323 ईसा पूर्व में, उस समय इसका एज हो रहा था 29 वर्ष, ठीक है। और 29 वर्ष की एज में इसका हो गया मृत्यु, कहाँ पे? बेबीलोन में हो गया, ठीक है। बेबीलोन में इसका हो गया मृत्यु 323 ईसा पूर्व में, 33 वर्ष की अवस्था में। इसका उम्र उस समय हो रहा था 33 वर्ष। ऐसे समय कहाँ इसका मृत्यु हो गया? तो जगह का नाम है, मृत्यु उसका हो गया, जगह का नाम है बेबीलोन। जगह का नाम है कि बेबीलोन जगह नामक स्थान पे इसका हो गया मृत्यु। किसका? सिकंदर का हो गया मृत्यु। उस समय इसका एज हो रहा था 33 वर्ष, ठीक है। 300, अब टाइम पीरियड है, डेड लाइन है 323 ईसा पूर्व। 323 ईसा पूर्व में 33 वर्ष की अवस्था में सिकंदर का मृत्यु हो गया बेबीलोन नामक स्थान पे, ठीक। इतना आपको याद रहेगा। देखिए, अब ये आया तो भारत में एक छाप छोड़ के गया। जैसे यह झेलम नदी पे हाइडेस्पिस की युद्ध के नाम से लड़ाई लड़ल था पोरस के बीच, तो वहाँ जो झेलम, मान लीजिए वहाँ लड़ा तो वहाँ उसको जीत लिया, तो जीता तो अपना वहाँ पे क्या चीज़ लड़ा? पहचान। इसका एक प्रिय घोड़ा था, प्रिय माने इसका फेवरेट एक घोड़ा था सिकंदर का, नाम था उसका बहुकेफला। क्या नाम था? बहुकेफला। इसका प्रिय घोड़ा था, नाम था बहुकेफला। और ये बहुकेफला अपने घोड़े के नहीं नाम पे, बताओ, अपने घोड़े के ही नाम पे झेलम नदी के तट वाला जो एरिया था, झेलम नदी जहाँ पे लड़ा था, है ना, जहाँ पे यह पोरस से युद्ध जीता था, तो उसी वाले एरिया को, झेलम नदी के तट वाला जो एरिया था, उसी पे अपने नाम से, अपने नाम नहीं बल्कि अपने प्रिय घोड़ा बहुकेफला के नाम पे बहुकेफला नगर बसा दिया। आप सोच के देखिए कि पहले के जो लोग बाहर से लोग जो हमारे यहाँ राज करने आया है, वो क्या क्या किया है कि अपने घोड़ा गाड़ी ये सब के नाम पे हमारे राज्य में, हमारे देश में नाम बसा के चला गया। तो ये समझ गए, ये झेलम नदी के तट पर, झेलम नदी के तट वाला जो एरिया था, उसको यह अपने घोड़ा के नाम घोषित कर दिया, नाम रख दिया बहुकेफला नगर। इस प्रकार से सिकंदर का आना जाना आप समझ रहे हो कि कब हमारे देश में आया, है ना, हमारे देश के विजय होने के व्यू से आया था। इसका उद्देश्य था कि भारत को हम जीत लेंगे, लेकिन यह जीत नहीं पाया। इसके सेना लोग इसको क्या बोलते हैं, सपोर्ट नहीं किया, साथ नहीं दिया, तो यह मात्र एक साल में लौट गया और 33 वर्ष की अवस्था में इसका मृत्यु हो गया। इसके पिताजी का नाम फिलिप, जो मकदूनिया का शासक था। इसके गुरुजी का नाम अरस्तु, है ना, और ये मात्र 33 वर्ष की आयु में मर गया, इसका मृत्यु हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वन डे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। सिकंदर से जो हमारे एग्जाम में बन सकता है, इसकी रिलेटेड जानकारियाँ, चाहे इससे रिलेटेड जो बातें हैं, हमने आपको बता दिया। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये हमारा प्रयास पसंद आ रहा होगा। आगे की क्लास में हम आपको बताएंगे मगध राज्य का उत्कर्ष। ये उत्कर्ष के अंतर्गत घनानंद अंतिम राजा था नंद वंश का, और इसी के समकालीन था सिकंदर, जिसके बारे में हमने समझ लिया।
आगे हम इसके बाद घनानंद को हराता कौन है युद्ध में, तो घनानंद को युद्ध में हराता है चंद्रगुप्त मौर्य हराते हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य अब आएंगे मगध राज्य पे राज करने और नया वंश बसाएंगे जिसका नाम होगा चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से मौर्य वंश। ठीक है, तो मौर्य वंश के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।